यह कहानी है ओ चांसू की, एक यंग लड़के की जो फ्यूचर अर्थ पर अपनी किस्मत से लड़ रहा है, जहां इंसानियत किसी तरह सरवाइव कर रही है, सिर्फ उन डिस्पैचर्स की वजह से जो अलग अलग वर्ल्ड्स में जाकर रिसोर्सेज लेकर आते हैं। लेकिन चांसू के लिए ये सब बस एक ड्रीम था। उसने अपना फैमिली खो दिया, उन्हें ढूंढने की कोशिश में भारी कर्जे में डूब गया और अब एक बोरिंग जॉब में फंसा हुआ है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब एक अदर वर्ल्डली इवेंट उसकी दुनिया में टकराता है। एक मिस्टीरियस रैबिट उसे चुन लेता है और उसे डिस्पैचर बना देता है। चांसू सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में ग्लोरियस डेस्टिनी शुरू होगी, लेकिन असलियत कुछ और निकलती है। उसे एक बैरन वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है जहां उसके साथ है एक रिडिकुलसली वीक गोडेस ऑफ बाउंटी, और उसकी कम्बैट स्किल निकलती है एक अजीब सी और खतरनाक साउंडिंग पावर, बाउंटीज ब्लेसिंग डिकैपिटेट। शुरुआत में ये सब एक कर्स जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे चांसू को एहसास होता है कि यही उसकी असली ब्लेसिंग है। अब वो एक एक मॉन्स्टर को डिकैपिटेट करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलता है, बल्कि उस कमज़ोर घोड़ेस को भी उसकी फॉर्मर ग्लोरी तक वापस ले जाने का सफ़र शुरू करता है। मनवा की शुरुआत होती है एक वॉल्केनो इरप्शन से, और हम देखते हैं डायनासोर्स चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ डायनासोर की कहानी नहीं है, वहाँ लोग भी मौजूद हैं। जैसे ही एडवेंचर्स आगे बढ़ते हैं, अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर आता है। वो ज़ोर से चीखता है ताकि सबको अपनी प्रेजेंस का एहसास करा सके, और फिर उन पर झपटता है। लेकिन उनमें से एक आदमी तुरंत नीली ओरा चैनल करता है और हवा में कूदते हुए मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट डालता है, फिर ज़मीन पर बड़ी आसानी से लैंड करता है। यही असली कारण बताया जाता है कि डायनासोर्स कैसे मरे थे। वो तो एनिमे स्टाइल पोज भी मार देता है। उसके बाद पता चलता है ये सब सिर्फ एक ऐड था, किसी चीज़ के लिए जिसे वर्ल्ड्स डिस्पैच कहते हैं। वो आदमी ऐड में आगे कहता है कि उसका फ्यूचर वहीं उसका इंतज़ार कर रहा है। चांसू बहुत एनवियस दिखता है, लेकिन तभी कोई उसे शोल्डर पर हाथ रखकर बुलाता है और पूछता है कि काम करने के बजाय यहाँ खड़ा क्यों है। वो कहता है यही तो प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की, हमेशा किसी फैंटेसी में खोए रहते हैं। चांसू माफ़ी मांगता है और बूढ़ा आदमी उसे तुरंत कहता है कि जाकर वो वाइन्स क्लियर करे। चांसू कहता है कि वो अभी करता है और साई करता है कि पहले दिन से ही उस पर नज़र रख ली गई। बूढ़ा आदमी बकबक करता रहता है और चांसू सोचता है कि उसे अब जॉब से निकाला नहीं जा सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वो अपनी सिकल उठाकर ब्रांचेस काटना शुरू करता है, और हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक वो सबको इतनी एफिशिएंसी से क्लियर कर देता है कि बूढ़ा आदमी शॉक में रह जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे गार्बेज बैग भर जाते हैं, जिसे देखते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी इतने डिलीजेंट यंगस्टर्स मौजूद हैं। चांसू वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि डिस्पैचर बनना उसके लिए बस एक फैंटेसी है। फिर हमें पता चलता है कि अर्थ सच में गिर चुकी है, जैसे कोई गेम सर्वर बंद हो जाए और उसका सारा वाइटैलिटी खत्म हो जाए। तभी एक अननोन एब्सोल्यूट ने सॉल्यूशन रिवील किया, दूसरे वर्ल्ड्स में डिस्पैच करने का। जो लोग डिस्पैचर्स बने वो अर्थ छोड़कर दूसरे वर्ल्ड्स में गए, और वहाँ से वाइटैलिटी वापस लाकर उन्होंने इंसानियत को किसी तरह सरवाइव कराया। चांसू के पास भी डिस्पैचर बनने की एक छोटी सी उम्मीद है, लेकिन उसे पता है रियलिटी बिल्कुल अलग है। वो अपनी सिकल देखता है और खुद को याद दिलाता है कि यही उसकी असली ज़िंदगी है, लेकिन अंदर से वो जेन्युइनली चाहता है कि एक दिन डिस्पैचर बने। घर लौटते समय वो सोचता है कि शायद कल फिर उसे काम के लिए बुलाया जाए। रास्ते में वो डिस्पैचर रियूनियन सेंटर के सामने रुकता है और देखता है कि आज भी यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। भीड़ के बीच से निकलते हुए वो कहता है कि अब उसकी बारी है। हमें पता चलता है कि उसका नाम ओ चांसू है। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम कंफर्म करता है और पूछता है क्या वही है। चांसू जवाब देता है हाँ। फिर वो पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस हुई क्या। रिसेप्शनिस्ट उसका रिकॉर्ड निकालता है और सामने आता है चांसू का भारी डेट, जो उसने अपने फैमिली को ढूंढने की कोशिश में लिया था। जिसे देख वो आदमी कहता है कि ये जगह हवा पर नहीं चल रही, इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। इसलिए वो चांसू को कहता है कि जब पैसे हो तब वापस आना, और फिर अगले आदमी को बुला लेता है। चांसू धीमी आवाज़ में पूछता है कि कम से कम उसे कोई न्यूज़ दे दो, बस ये बता दो कि वो लोग किस वर्ल्ड में हैं। लेकिन तभी एक मोटा आदमी उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और कहता है अब उसकी बारी है। चांसू वहां से निकल जाता है और पीछे से लोग चिल्लाते रहते हैं कि हर कोई यही सोचता है कि सिर्फ उसी के प्रॉब्लम्स बड़े हैं, जबकि वो लंबी सांस लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने घर लौटता है। दरवाज़ा खोलते ही बैग गिरा देता है और कहता है कि वो वापस आ गया। तभी उसकी नज़र अपने बचपन की यादों पर जाती है। उसे याद आता है कि उसका फादर एक टॉप रैंक्ड रिटर्नी था,
लेकिन जब अर्थ की हालत बिगड़ी तो उसे फिर से डिस्पैच कर दिया गया। एक दिन जब वो लोग साथ में सॉकर खेल रहे थे तभी उसके पापा उससे छीन लिए गए और कभी वापस नहीं आए। बाद में उसकी माँ ने उससे कहा कि वो खुद उसके पिता को ढूंढकर वापस लाएगी और उसे सिर्फ कुछ रातें अकेले सोना पड़ेगा। लेकिन वो भी कभी लौटी ही नहीं, उसे पूरी तरह अकेला छोड़कर। अब तो चांसू को उनकी शक्लें भी ठीक से याद नहीं रहती। अचानक उसके खिड़की के बाहर एक ब्राइट लाइट सब कुछ चमकाने लगती है। वो झुककर बाहर देखता है कि क्या हो रहा है। तभी आसमान से एक विशाल गोल्डन बीम नीचे गिरता है और अर्थ से टकराते ही ब्लास्ट इतनी बड़ी होती है कि चांसू पीछे दीवार से जा टकराता है। उसके सिर पर चोट लगती है और ऊपर से एक क्लॉक गिरकर उसे बेहोश कर देता है। काफी समय गुजरता है और जब वो धीरे धीरे होश में आता है तो सोचता है कि आखिर हुआ क्या। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है जिसमें डिज़ास्टर अलर्ट आता है। मैसेज में लिखा है कि इमरजेंसी में डिस्पैचर की एंट्री से ये टर्बुलेंस हुई है और साथ ही बताया गया कि एक एस क्लास डिस्पैचर रिटायरमेंट ले रहा है। इससे वह हैरान जल्दी से अपने फ़ोन पर इसकी ब्रॉडकास्ट देखने लगता है जिसमें डिस्पैचर खुद बोलता है। वो बताता है कि गॉड को प्रोटेक्ट करने में वो असफल रहा, उसके साथ गए सारे डिस्पैचर्स मारे गए और उसे अकेले ही वापस आना पड़ा। अब वो ना डिस्पैच कर सकता है और ना ही उसके पास क्वालिफिकेशन बची है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अपनी रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ रही है और वो सबसे कहता है कि अर्थ की रक्षा करना मत छोड़ना और उम्मीद मत खोना। चांसू शौक में कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। न सिर्फ उसने मिशन फेल किया बल्कि अब वो रिटायर भी हो गया। तभी उसके दरवाजे पर नॉकती है। चांसू सोचता है कि इतनी देर रात कौन आ सकता है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है एक छोटा सा हाथ टैबलेट पकड़े है। पूछ रहा है क्या वो चांसू है। सामने खड़ा है एक क्यूट सा रैबिट। चांसू दरवाज़ा खोलते ही कहता है कि ये कोई मजाक तो नहीं। फिर जैसे ही उसकी नज़र रैबिट पर पड़ती है वो डर कर पीछे गिर जाता है। रैबिट उससे पूछता है कि क्या वो सच में चांसू है या नहीं, लेकिन चांसू तो बस घबरा रहा होता है। रैबिट उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो एक शानदार न्यूज़ लेकर आया है। वो चांसू को कंग्रेचुलेट करता है कि अब वो डिस्पैचर बन चुका है। चांसू चौंक कर कहता है कि ये कैसी नॉनसेंस बात कर रहा है, जबकि रैबिट अपने कोट से कुछ निकालते हुए कहता है कि उसे समझ आता है कि वो कंफ्यूज्ड होगा, लेकिन ये सच है कि उसे चुना गया है। फिर अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए आगे कहता है अगर वो अभी भी सस्पिशियस है तो वे दोनों किसी और जगह जाकर बात कर सकते हैं। जैसे ही वो दोनों लंबे टनल से गुजर रहे होते हैं रैबिट अचानक पूछता है कि क्या चांसू के पास कोई स्पेशल स्किल है। चांसू उलझकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। रैबिट समझाता है कि ज़्यादातर लोगों के पास कम से कम एक स्किल तो होती ही है। चांसू हंसकर कहता है कि वो तो डिस्पैच के लिए क्वालिफाई भी नहीं करता, उसके पास बस ट्रीज और फ्लावर्स ट्रिम करने का टैलेंट है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्पेशल स्किल कहा जा सके। इसे रैबिट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, जबकि चांसू उससे पूछता है कि क्या उसे सच में पता नहीं था। रैबिट तुरंत कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। सच ये है कि उसे चुना गया है और ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चांसू अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता वो सच में डिस्पैच सेंटर तक पहुंच गया है। शायद उसकी ज़िंदगी में अब सच में एक चांस आ गया है। रैबिट कहता है कि वो लोग अंदर जाकर अपनी बात जारी रख सकते हैं और दोनों एक विशाल डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। चांसू डोर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि इसी के पार डिस्पैच होना है, लेकिन उसे वो डोर बिल्कुल हिलता तक नहीं। रैबिट हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। कहता है एंट्रेंस उस तरफ नहीं, यहाँ है, और वैसे भी ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। चांसू हैरान होकर पूछता है कि क्या ये सच में एंट्रेंस है और रैबिट कंफर्म करता है। पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। चांसू कहता है कि साफ दिखाई दे रहा है कि वो अंदर कैसे जाएगा और रैबिट को तो प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि वो एक रैबिट है। इसलिए चांसू निराश होकर कहता है कि उसे पता ही नहीं क्यों उसने उम्मीद लगा ली थी, वो तो अब घर ही जा रहा है। रैबिट पूछता है क्या वो सच में ठीक रहेगा, क्योंकि अब तक हर टेस्ट में वो फेल हुआ है और आखिरकार उसे ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है कि वो डिस्पैच के लिए अनफिट है। रैबिट फिर उसके ही वर्ड्स दोहराते हुए कहता है कि क्या उसे लगता है ऐसा चांस फिर कभी आएगा। किसी भी हालत में ये अफसोस की बात है कि वो घर लौटना चाहता है जबकि उसे इतनी मुश्किल से चुना गया है। आखिरकार चांसू घुटनों के बल बैठकर उस छोटे से रैबिट के दरवाजे से क्रॉल करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। एंड में एक ब्राइट लाइट दिखती है और रैबिट उसे जल्दी करने के लिए कहता है। तब चांसू चिढ़कर कहता है कि वो जितनी फास्ट चल सकता है उतना चल रहा है। फिर अंदर पहुंचते ही चांसू चौंक जाता है और कहता है कि ये तो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है।
रैबिट हंसकर पूछता है कि आखिर वो इमेजिन क्या कर रहा था। कहता है कि उसके लिए परफेक्टली सूटेड एक वर्ल्ड मौजूद है। चांसू पूछता है कि क्या हर पर्सन के लिए अलग वर्ल्ड होता है, और रैबिट कहता है बिल्कुल, एक वर्ल्ड है जिसे कहते हैं ब्लॉक टाइप लैंड ग्रैबिंग। चांसू उलझकर पूछता है कि ये क्या है, और रैबिट हैरानी से देखता है कि क्या वो सच में अनजान है। चांसू कहता है कि उसने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। पूछता है कहीं ये कोई वियर्ड जगह तो नहीं। रैबिट गुस्से में कहता है कि वो नाटक क्यों कर रहा है। फिर वो झूठी हंसी के साथ कहता है कि शायद चांसू को पता नहीं, ये आजकल का सबसे हॉट प्लेस है, और इस वर्ल्ड की खासियत है कि वहाँ गॉड की डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। जिस पर चांसू सोचता है कि रिटर्नर ने भी कहा था कि उसने एक गॉड को सर्व किया था, जबकि रैबिट उसे भरोसा दिलाता है कि उसके रेफरेंस के लिए जान ले कि इसका रिसेंट इंसिडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। चांसू फिर पूछता है कि आखिर वो किस तरह के गॉड की बात कर रहा है। रैबिट कहता है कि ओरिजिनल रूल्स के हिसाब से गॉड रैंडमली असाइन होता है, लेकिन अगर चांसू अभी डिसाइड करे तो वो उसे स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो खुद अपने गॉड को चुन सके। फिर रैबिट हवा में हाथ घुमाकर कुछ कार्ड्स निकालता है और चांसू से पूछता है कि क्या अब वो अपनी किस्मत खुद चुनने वाला है। चांसू उलझ जाता है क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि गुड ऑप्शन क्या होगा, जबकि रैबिट आगे समझाता है कि ये बहुत रेयर चांस है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। चांसू सोच में पड़ जाता है, अपनी पुरानी यादें याद करता है और कहता है कि वो सही कह रहा है। पता नहीं अगली बार ऐसा चांस कब मिलेगा। तो फिर वो हिचकिचा क्यों रहा है। आखिरकार वो बीच वाला कार्ड चुनता है और घबराते हुए उसे पलट देता है। जैसे ही कार्ड खुलता है, एक विशाल स्केलेटन फिगर निकल आता है और उसके साथ छोटे छोटे स्केलेटन्स भी। चांसू जोर से चिल्ला उठता है। कार्ड पर लिखा होता है गॉड ऑफ निगेशन, और नीचे एक अजीब सी परसेंटेज। रैबिट हंसकर कहता है कि ये सब तो बस ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए है, डरने की क्या ज़रूरत है। चांसू गुस्से में पूछता है कि ऐसा इफेक्ट डालने की ज़रूरत ही क्या थी, और ये गॉड ऑफ निगेशन है क्या, नाम से ही कितना ख़राब लग रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी वाली बात भी अजीब है। वो पूछता है कि क्या वो फिर से ड्रॉ कर सकता है, और रैबिट कहता है बिल्कुल। चांसू धन्यवाद कहकर फिर एक बार कार्ड खींचता है और उम्मीद करता है कि अब कुछ अलग मिलेगा, लेकिन फिर वही गॉड ऑफ निगेशन कार्ड निकलता है। इसलिए आखिरकार वो छिड़कर कहता है कि ये स्कैम है, हर बार एक ही गॉड क्यों आ रहा है। रैबिट गंभीर हो जाता है और कहता है कि कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे अब तक समझ जाना चाहिए। चांसू नोटिस करता है कि रैबिट का चेहरा सीरियस हो गया है। रैबिट बताता है कि अब उसकी आखिरी चांस बची है और इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। चांसू कहता है कि उसे कुछ भी चलेगा, बस ये गॉड ऑफ निगेशन नहीं होना चाहिए। वो प्रार्थना करता है कि इस बार कुछ और निकले। जैसे ही वो कार्ड खींचता है, उसमें से एक खूबसूरत फ्लोरल ऑरा निकलती है। चांसू खुश होकर कहता है कि आखिरकार उसे एक अलग कार्ड मिला। ये है गॉडेस ऑफ अबंडेंस। विजुअल में बस एक फ्लावर पेटल दिखता है और प्रोबेबिलिटी बेहद कम है, इसलिए चांसू सपनों में सोचने लगता है कि आखिर ये गॉडेस कैसी दिखेगी, जबकि रैबिट उसे देखकर चिढ़कर कहता है कि वो बिल्कुल फ्रीक की तरह बिहेव कर रहा है और पूछता है कि क्या वो एक और चांस लेना चाहता है। चांसू पूछता है कि अगर वो इसी कार्ड पर डिसाइड करता है तो क्या होगा। रैबिट कहता है कि फिर उसे तुरंत वहाँ डिपार्ट करना होगा। चांसू पूछता है कि क्या इसे डिले नहीं किया जा सकता, और रैबिट कहता है कि हेजिटेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं, ये उसका मौका है डिस्पैचर से आगे बढ़कर रिटर्नर बनने का। पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी, शायद उसे सेवियर भी कहा जाए। और सोचो, उसकी ज़िंदगी अब तक जैसी रही है उससे बिल्कुल अलग अनफोल्ड होने वाली है। चांसू मान लेता है और कहता है कि वो सही कह रहा है। अगर वो ऐसे ही रहा तो बस एक ही जगह भागता रहेगा, उसे डिसीजन लेना ही होगा। अचानक उसके सामने स्टेटस विंडो खुलती है, जिसमें लिखा है कि अब वो गॉडेस ऑफ अबंडेंस को सर्व करेगा। फिर उसे कंग्रेचुलेट किया जाता है और बताया जाता है कि अब उसके चोजन गॉड की इमेज रिवील होगी। चमकते हुए दृश्य में हम उस डीटी को ऊपर से चांसू को देखते हुए पाते हैं। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और कहती है कि अब वो उसका चोजन अवेकनर है। प्रेशर इतनी इंटेंस थी कि चांसू ऑलमोस्ट सांस नहीं ले पा रहा था, और उसी मोमेंट पर वो गॉडेस उसे अपना प्रोटेक्टिव डिस्पैचर बुलाती है। धीरे धीरे उसकी इमेज गायब होने लगती है और चांसू खुद से पूछता है क्या वो सच में वही थी। वो सोचता है कि सिर्फ प्रेशर ही इतना क्रेजी था, मानो अब वो कुछ भी कर सकता है। वो तुरंत रैबिट की तरफ देखता है और पूछता है अब उसे कहाँ जाना है। रैबिट मुस्कुराते हुए कहता है एक्सेलेंट चॉइस, और एक कर्टन खींचते हुए बोलता है कि अब उनके जाने का टाइम आ चुका है।
चांसू घबराकर कहता है, थोड़ी देर रुको। तो रैबिट रुककर पूछता है, क्या हुआ? चांसू उस पोर्टल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सच में इसमें जाना होगा। ये तो बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं लग रहा। रैबिट हैरानी से पूछता है कि वो कैसे बता रहा है कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कैसा फील कर रहा है। वो कहता है, ध्यान से देख। चांसू पोर्टल को गौर से देखता है और बड़बड़ाता है, ये चीज़ तो क्रेजी डेंजरस लग रही है। लेकिन फिर भी वो पीछे हटने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस बार वो सक्सीड करेगा और सबको दिखा देगा। रैबिट उसकी बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और सीधे उसे पोर्टल में लात मार देता है। चांसू चीखता हुआ अंदर गिरता है, जबकि रैबिट शांत होकर कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ वापस आने का इंतज़ार करूँगा। उसी वक्त एक आवाज़ गूंजती है जो रैबिट से पूछती है कि उसने ये क्यों किया। रैबिट जवाब देता है, तुम पहले से जानते हो, डायरेक्ट इंटरवेंशन फॉरबिडन है। वॉइस गुस्से से कहती है कि उन्होंने साफ मना किया था कि वो उसे खो नहीं सकते। फिर पूछती है, क्या तुमने अभी तक अपने गॉड को छोड़ने का विचार नहीं किया? रैबिट दृढ़ता से कहता है, हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ चांसू के सामने एक अजीब सा लोडिंग स्क्रीन आ जाता है। वो हैरानी से पूछता है, ये क्या है? तभी स्क्रीन एक टिप दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि किसी गॉड के परसेंटेज उनके फैक्शन के साइज को बताता है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि फैक्शन का साइज था, यानी वो अकेला है जो इस गॉडेस को फॉलो कर रहा है। शायद एक और हो। वो सोचता है कि उसे अब जाकर ये पता चल रहा है और वो डिसबिलीफ में सिर हिलाता है। लेकिन जैसे ही वो चारों तरफ देखता है, उसे सिर्फ बैरन लैंड्स और रूइंस दिखाई देते हैं। वो हंसते रोते कहता है, मैं पूरी तरह से स्क्रूड हूँ। फिर सार्कास्टिकली पूछता है, ये सच में गोडेस ऑफ अबंडेंस का एरिया है? फिर आगे जोड़ता है कि इस डेजलेट जगह में गोडेस कहाँ होंगी? तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है। वो गुस्से में कहता है कि इस सिस्टम विंडो को क्या हुआ है। इसमें लिखा होता है, आपका स्वागत है ब्लॉकी लैंड ग्रैबिंग वर्ल्ड में। आप गोडेस ऑफ अबंडेंस के कीमती अपोस्टल्स हैं, तो आपको जितने ज़्यादा हो सके लैंड राइट्स को ग्रैब करना है। चांसू हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या इन्फ्लुएंस छोटा होने की वजह से ही ये इतना वियर्ड है? और ये देखो, इसमें तो टाइपो भी है। ये सब उसे और अनॉय करता है। फिर वो साई लेकर कहता है कि चिंता करने की बजाय उसे अभी आसपास एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उसे घोड़े को ढूंढना है। तभी उसके पैरों के पास कुछ नजर आता है, ये एक सिकल होती है। वो झुककर देखता है और कहता है, क्या किसी ने इसे यूज करके फेंक दिया? ये तो फेमिलियर लग रहा है, देखकर अच्छा लगा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे कुछ प्रकट होता है। वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है और कहता है, क्या ये मॉन्स्टर तो नहीं? वो घबराकर सोचता है कि अभी तक घोड़े से मिला भी नहीं और यहाँ मॉन्स्टर आ गया। वो हकलाते हुए कहता है, मैं ऐसे मरना बिल्कुल नहीं चाहता। चांसू डर के मारे अपने सिकल को घुमाता है और बस दिखाने के लिए धमकी देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सामने वाली चीज़ तो डर भी रही है, वो हैरानी से उसे देखता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो नहीं बल्कि बस एक छोटा सा हैमस्टर है। वो कहता है, क्या इसे सच में मॉन्स्टर कहूँ? ये तो बिल्कुल हॉस्टाइल भी नहीं लग रहा। फिर सोचता है कि क्योंकि ये मॉन्स्टर है, शायद इसे मारने पर कुछ मिलेगा। लेकिन हैमस्टर घबरा कर सिर हिलाने लगता है, जैसे कह रहा हो नहीं। चांसू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जो भी हो, जब तक ये बड़ी मात्रा में नहीं आते तब तक ठीक है। तभी हैमस्टर चट्टान से कूदता है और डगमगाते हुए चलने लगता है। चांसू पूछता है, ये कहाँ जा रहा है? और हैमस्टर हाथ हिलाकर उसे इशारा करता है कि वो फॉलो करे। चांसू हैरान होकर कहता है कि ये छोटा सा क्रीचर सरप्राइजिंगली स्मार्ट है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसकी खुशी साफ झलकती है और वो हंसते हुए कहता है, एक आम छोटे चूहे से ये तो काफ़ी फास्ट है, आखिर जा कहाँ रहा है? कुछ देर बाद हैमस्टर चूं चूं करने लगता है और चांसू देखता है कि वहाँ पानी है। वो तुरंत अपनी बोतल भरता है और जल्दी से पीना शुरू करता है। छोटा रैट भी उसके साथ पानी पीता है। चांसू सुकून की सांस लेकर कहता है, ये तो रिफ्रेशिंग है। और वो छोटा क्रीचर भी सहमति में आवाज़ करता है। फिर चांसू पूछता है, क्या तू यही रहता है? ये जगह हैमर के रहने लायक तो नहीं लग रही। वैसे क्या तुझे पता है गोडेस कहाँ है? लेकिन हैमस्टर अपना चेहरा रगड़ते और ग्रूमिंग करते हुए उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इसे चांसू झुंझलाकर कहता है कि इस चीज से बात करना इम्पॉसिबल है। तभी हैमस्टर अचानक इशारा करने लगता है और चांसू सोचता है शायद ये फिर से चाहता है कि वो उसे फॉलो करे। दोनों चलते चलते एक बहुत बड़े पेड़ तक पहुंचते हैं। चांसू उसे देखकर कहता है, ये तो बहुत बड़ा है लेकिन पूरी तरह सूख चुका है, जैसे अर्थ पर के पेड़। तभी उसके पैर के नीचे से एक नास्टी क्रैक की आवाज आती है।
तो वो नीचे झुककर देखता है और सोचता है कि कहीं उसने हैमस्टर को तो नहीं मार दिया, लेकिन दरअसल उसने जिनसेंग पर पैर रख दिया था, जिसे देख हैमस्टर बहुत डर जाता है और जल्दी से उस जिनसेंग के पास दौड़ता है, उसे पकड़ लेता है और रोने लगता है। जबकि चांसू माफ़ी मांगता है और तभी स्टेटस विंडो सामने आकर बताती है कि उसने इस रीजन के गॉड को डिस्कवर कर लिया है। चांसू चौंक कर पूछता है, ये क्या बोल रहा है, गोडेस कहाँ है? तभी हैमस्टर उसका पैर काटने लगता है। चांसू गुस्से में कहता है, क्या हो गया तुझे? मैं बिजी हूँ, बाद में खेलूंगा। लेकिन हैमस्टर बार बार उधर इशारा करता है और फिर हाथ जोड़कर डिविनिटी की जेस्चर बनाता है और फिर जिनसेंग के क्रश्ड होने का एक्ट करता है। अब पजल उसके दिमाग में फिट होने लगता है और चांसू हॉरर में कहता है, क्या ये श्रिवल्ड जिनसेंग ही गॉड है? फिर वो डिसबिलीफ में आगे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन देखी थी, वो ये जिनसेंग कैसे हो सकती है? तभी उस सूखी जिनसेंग से हरा प्रकाश निकलने लगता है और चांसू दांत पीस कर कहता है, ये कोई मजाक है क्या? वो गोडेस जिसे मैंने देखा था वो कोई डैम वीड नहीं थी। तभी हैमस्टर असली ट्रिक दिखाता है। असल में उस गॉडेस के फॉर्म के नीचे लिखा था कि ये इमेज वास्तविक रूप से भिन्न हो सकती है। इसे वह समझता है कि उसे पूरी तरह स्कैम कर दिया गया है। वो गुस्से से कहता है, ये लैंड ग्रैबिंग और परसेंटेज तो बस फॉर शेडोइंग था कि ये कितना मेस्ड अप होने वाला है। यहाँ तक कि जब मैं कार्ड्स खींच रहा था तब भी नंबर्स पढ़ रहे थे। मैंने सोचा ये एरर है, लेकिन असल में इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था। चांसू गुस्से में बोलता है, वो कार्ड बार बार निकला, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये अच्छा होगा। फिर खुद को संभालते हुए उस घोड़ेस की तरफ देखते हुए वो सोचता है, ये पुअर घोड़ेस तो बस गलत समय पर फंस गई। शायद उसकी इन्फ्लुएंस इतनी गिर गई थी कि वो ऐसी हालत में पहुंच गई। फिर वो शौक में पूछता है, लेकिन ये जाग क्यों नहीं रही? अभी भी हैमस्टर रो रहा होता है और चांसू सोचता है, क्या सच में मैंने ही इसे फाइनल ब्लो तो नहीं दे दिया? फिर वो कहता है, ठीक है, पहले मैं इसे थोड़ा पानी देता हूँ। वो उस जिनसेंग पर पानी डालना शुरू करता है। धीरे धीरे वो हील होने लगती है। चांसू खुश होकर कहता है, ये तो अच्छा है, मैं और पानी डालता हूँ। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और इस दौरान गोडेस की फेंट आवाज़ सुनाई देती है। ये तो रिफ्रेशिंग है, शायद बारिश हो रही है। मुझे याद नहीं पिछली बार कब पानी मिला था। अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं डूब ही जाऊंगी। अचानक गोडेस स्पटर करती हुई उठती है और सारा पानी बाहर निकाल देती है, जबकि चांसू एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। हैमस्टर भी खुशी से कूदने लगता है। चांसू मुस्कुरा कर कहता है, आखिरकार मैंने अपने गॉड से मुलाकात कर ली, मैं तुम्हारा अपोस्टल हूँ। लेकिन गोडेस इतनी वीक है कि ठीक से हाथ भी नहीं हिला पा रही। तो चांसू सिर खुजलाकर कहता है, अब करूँ क्या? तभी स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, याद दिलाते हुए कि वो स्किल्स इस्तेमाल करके स्ट्रांग बन सकता है। चांसू शॉक्ड होकर कहता है, क्या मेरे पास स्किल्स हैं? फिर वो चेक करता है और एक दिखती है, अबंडेंस ब्लेसिंग। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, लेकिन क्लियरली क्रॉप्स को बॉन्टिफुल बनाने के लिए है। फिर उसकी नज़र दूसरी स्किल पर जाती है, अबंडेंस ब्लेसिंग बिहेड। वो टेंशन में कहता है, बिहेड मतलब सिर काटना? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का सिर काटकर ही बाउंटीफुल लाइफ पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल है। गोडेस मुझे इतनी ब्रूटल स्किल कैसे दे सकती है? लेकिन गोडेस हाथ से इशारा करके कंफर्म करती है कि हाँ, सिर काटना ही है। चांसू डिसबिलीफ में कहता है, ये नहीं हो सकता, गोडेस ऑफ अबंडेंस एग्रीकल्चर से जुड़ी है, तो क्या इसका मतलब स्लॉटरिंग भी पार्ट है? फिर उसकी नज़र हैमस्टर पर जाती है और धीरे धीरे बोलता है, ये वैसा तो नहीं सोच रही, मतलब इसमें हैमस्टर भी इंक्लूडेड है? तभी हैमस्टर पलटकर उसकी ओर देखता है और चांसू गिल्ट से कहता है, सॉरी, पर अपोस्टल होना आसान नहीं है। वो सिकल उठाकर हैमस्टर पर स्विंग करता है, जिसे बचते हुए बेचारा हैमस्टर डरकर घोड़ेस के पीछे छुप जाता है। तो चांसू कहता है, मुझे भी ये पसंद नहीं, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरी गोडेस रियलाइजेशन में आती है कि कहीं ये पागल उसे भी ना मार दे। वो और हैमस्टर दोनों एक साथ डर से कांपने लगते हैं, लेकिन अचानक उनका डर किसी और चीज़ की ओर शिफ्ट हो जाता है जो चांसू के पीछे होती है। चांसू मुड़कर देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, वहाँ कुछ है? और उसकी नज़र पड़ती है एक अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर पर जो उसे कई गुना बड़ा है। अचानक हैमस्टर बहादुरी दिखाते हुए गोडेस के सामने खड़ा हो जाता है ताकि मॉन्स्टर पास ना आ सके। ये देख चांसू अब समझ जाता है कि असली खतरा ये जायंट क्रीचर है। वो शॉक्ड होकर कहता है, तो असली लड़ाई इसके लिए थी, मेरी कम्बैट स्किल्स असल में इसी से लड़ने के लिए है। फिर चांसू अपने हाथ में सिकल कसकर पकड़ता है और खुद से बुदबुदाता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा?
फिर वो जोर से सांस भरता है और सीधे उस मॉन्स्टर की ओर चार्ज करता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है उसे साफ साफ दिखता है कि बीहेड स्किल कहाँ स्ट्राइक करनी है। वो हवा में उछलता है, सिकल पीछे खींचता है और पूरी ताकत से स्विंग करता है। एक ही वार में मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग हो जाता है और जमीन पर गिरने से पहले हवा में घूमता हुआ दूर जा उड़ता है। फिर मॉन्स्टर धीरे धीरे फेड होकर गायब हो जाता है। विक्ट्री क्लियर है। हैमस्टर और घोडेस दोनों शॉक में मुंह खोलकर खड़े रह जाते हैं। जबकि चांसू उनके पास आता है, घोडेस से पूछता है, आप ठीक है? इस छोटे से हैमस्टर ने आपको बचाने की कोशिश की। फिर हैमस्टर की ओर मुड़कर झुककर बाव करता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर देना। हैमस्टर पहले थोड़ा टेंस होता है, फिर रियलाइज करता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आखिरकार मुस्कुराता है और उसे थम्स अप दिखाता है। इसे चांसू हंसकर बोलता है, धन्यवाद, अब से तुम्हारा नाम हमडोल होगा। हैमस्टर खुशी से कूदने लगता है और घोड़े के साथ छोटा सा डांस भी करने लगता है। तभी स्टेटस विंडो फ्लैश होती है कि स्किल इफेक्ट की वजह से आपने काटा हुआ सर ऑटोमेटिकली ऑफरिंग के लिए भेजा गया है। साथ ही उस मॉन्स्टर का नाम रिवील होता है, इमॉर्टल ओनी। चांसू पसीना पोंछते हुए कहता है, पहला मॉन्स्टर और इतनी डरावनी एंट्री। इमॉर्टल ओनी, ये तो बहुत ही खतरनाक नाम है। सिस्टम आगे बताता है कि ये भेजी गई ऑफरिंग अबंडेंस गॉडेस से जुड़ी हुई है, इसलिए वो गॉडेस की ओर देखता है तो पाता है उसकी ऑरा हल्की सी चमक रही है, स्किन और स्मूथ लग रही है। इसलिए चांसू ब्रेथलेस होकर सोचता है, तो सच में अगर मैं और मॉन्स्टर्स हंट करूं तो गॉडेस फिर से अपनी सुंदरता वापस पालेंगी। इसलिए आंखों में नई डिटर्मिनेशन के साथ वह कहता है, तो चलो हंट शुरू करते हैं। एक्साइटेड होकर हमडोल भी पीछे पीछे दौड़ता है। कुछ देर बाद वो और भी बैरन लैंड में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे इमॉर्टल ओनी घूम रहे हैं। स्टेटस विंडो पॉप होती है कि अनआइडेंटिफाइड पॉइंट्स मिले हैं जिसका यूज वर्ल्ड सिस्टम में होगा और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। चांसू हैरान होकर पूछता है, ये कब मिले? खैर, अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले इनोनी का काम तमाम करना होगा। वो मुस्कुराता है, गुड थिंग मेरे पास ये भी हेड स्किल है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान है। जैसे ही दो ओनी उसके सामने आते हैं वो बिना रुके स्विंग करता है जिसे दोनों के सिर उड़ जाते हैं और नोटिफिकेशन बताती है कि उसे 2 पॉइंट्स मिले हैं। चांसू हंसते हुए कहता है, तो पॉइंट्स मॉन्स्टर्स हंट करने से मिलते हैं, परफेक्ट। शुरुआत सिंपल रखते हैं, पहले 100 पकड़ते हैं। कुछ समय बाद वो हमडोल के साथ वापस लौट रहा होता है। हमडोल बहुत खुश होता है, चांसू की मूव्स इमिटेट कर रहा होता है। तब चांसू मजाक में उसे कहता है, कोई देख लेगा तो सोचेगा कि सारा काम तुमने ही किया है। इसे दोनों के बीच मजेदार और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाता है। तभी स्टेटस विंडो दिखाता है जिसमें होता है कि उसने इमॉर्टल 101 ओनी को मारा है। इसे पजल्ड होकर चांसू कहता है, लेकिन इनका नाम इमॉर्टल क्यों है? इतने इजीली मर रहे हैं तो इमॉर्टल कहाँ हुए? शायद अगर मैं इन्हें पूरी तरह खत्म करता रहूं तो असली रीजन पता चल जाएगा। वो गॉडेस के पास लौटता है और देखता है कि उसकी फिगर पहले से ज्यादा रेडिएंट और बाउंटीफुल हो गई है। वो मुस्कुराकर सोचता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट रिकवर हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्दी अपनी असली खूबसूरती में लौट आएंगी। लेकिन उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख हमडोल बिल्कुल खुश नहीं होता। जबकि तभी गॉडेस हल्के हाथ से वेव करती है। चांसू उसकी ओर देखता है और खुद से सवाल करता है, अब अगला कदम क्या होना चाहिए? वो अचानक रियलाइज करता है कि घोड़ेस वेव नहीं कर रही थी बल्कि इशारा कर रही थी। असल में वो चाह रही थी कि उसे उठाकर ऊपर ले जाया जाए। चांसू उसे उठाता है और पेड़ की टॉप की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो अपना हाथ पेड़ पर रखती है, चांसू पूछता है कि क्या उसे भी ऐसा करना होगा, और हाँ, वो भी हाथ रख देता है। उसी वक्त स्टेटस विंडो खुलती है और दिखाती है कि अब वो स्किल ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस यूज कर सकता है। लेकिन हर ब्लेसिंग स्किल पॉइंट्स कंज्यूम करती है। फिर भी वो स्किल एक्टिवेट करता है और अचानक एक ब्राइट ग्रीन लाइट निकलने लगती है। हमडोल और गोडेस दोनों शॉक्ड होकर देखते हैं कि एनर्जी पेड़ के अंदर फ्लो कर रही है। धीरे धीरे पेड़ की लीव्स का कलर बदलता है, ब्रांचेस फैलने लगती है और पेड़ का आकार भी बड़ा होने लगता है। तभी चांसू कहता है कि जितने भी पॉइंट्स वो मॉन्स्टर्स को मारकर अर्न करेगा सब यहीं पर खर्च करेगा, और इसी तरह वो लगातार एनर्जी डालता रहता है जब तक कि ट्री पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो जाता। अब वो हेल्दी ग्रीन लीव्स से ढका हुआ है और उसमें बड़े बड़े फ्रूट्स लग चुके हैं। वो कहता है कि हो गया, और उसकी नज़र एक जेंट एप्पल पर जाती है। वो एप्पल निकालता है, उसका साइज बास्केटबॉल जितना बड़ा है। चांसू हैरान होकर कहता है कि ऐसा फ्रूट उसने अर्थ पर कभी नहीं देखा, और ये इतना हैवी है कि उठाना मुश्किल हो रहा है। वो आगे कहता है कि खाना तो चाहता है लेकिन पहला हार्वेस्ट गोडेस को ऑफर करेगा।
एक्साइटेड होकर वो बोलता है कि उम्मीद है गोडेस जल्दी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौट आए। हालांकि जिनसेंग फॉर्म भी काफ़ी क्यूट है। गोडेस एप्पल को पकड़ते ही उसकी न्यूट्रिएंट्स ड्रेन करना शुरू कर देती है और ये काफ़ी फ्रीकी लग रहा था। चांसू सोचता है कि ये अब्सॉर्ब कैसे कर रही है और मन ही मन तय करता है कि कभी भी उसे नाराज़ नहीं करना चाहिए। फिर वो हमडोल की तरफ देखता है और कहता है कि अब वो भी खा सकता है। हमडोल खुशी से उछल पड़ता है। चांसू सोचता है कि ये वही गोडेस है जिसने उसे बीहेड जैसी टेरिफाइंग स्किल दी है, इसलिए उसे हमेशा कॉशियस रहना होगा। लेकिन ये एप्पल इतना स्वादिष्ट है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। वो मानता है कि उसे इनसे थोड़ा एडिक्शन सा हो रहा है और हमडोल तो एप्पल खाने के बाद फूड कोमा में चला गया है। गोडेस उसे ध्यान से देख रही है, सोच रही है कि आखिर ये इंसान कौन है जिसने एक ही दिन में इतने सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए और इतनी आसानी से जाइंट ट्री रिस्टोर कर दिया और अब ये बिना रुके सारे एप्पल्स खा रहा है। यहीं पर ईस्ट वर्ल्ड की थोड़ी सी प्लॉट रिवील होती है। अबंडेंस फैक्शन जो फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर था, कोई छोटी ताकत नहीं थी। उनके हाई क्वालिटी क्रॉप्स ने उन्हें हमेशा मजबूत बनाया। लेकिन जब करप्शन ने बाकी फैक्शंस को निगलना शुरू किया तो अबंडेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें भागना पड़ा। सर्वाइवल के लिए उन्होंने ट्रेड छोड़कर मॉन्स्टर्स को हंट करना शुरू किया, लेकिन उनकी फोर्स कम्बैट में फिट नहीं थी और वो एक भी बैटल जीत नहीं पाए। आखिर में लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उन्होंने अपनी बेसिक स्किल को मॉडिफाई किया और उसे कॉम्बैट स्किल में बदल दिया। लेकिन असलियत ये थी कि अबंडेंस की स्किल कॉम्बैट के लिए बनी ही नहीं थी। ये मॉन्स्टर्स के सिर काटने जैसी ब्रूटल लड़ाई के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। इसलिए अबंडेंस फैक्शन धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। वो स्किल असल में सिर्फ इतना मॉडिफाई की गई थी कि डेड एनिमल्स या मॉन्स्टर्स के सिर वापस लाए जा सकें। अबंडेंस और वॉरियर्स कभी भी अच्छे से मैच नहीं हुए और यही उनका बेस्ट ऑप्शन था। हाँ, अगर कोई इमेंसली पावरफुल होता तो इम्पॉसिबल नहीं था, जैसे कि अभी चांसू के केस में हो रहा है। अब घोडेस थोड़ी डर सी जाती है और चांसू आराम से एक और एप्पल मांग लेता है। घोडेस सोचती रह जाती है कि आखिर इतना छोटा सा मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन वजह चाहे जो भी हो अब वो उसका है। चांसू नीचे देखता है तो पाता है कि घोडेस उसके एंकल को कसकर पकड़कर बैठी है। हंसते हुए वो कहता है कि कहीं ये उसे अब्जॉर्ब करने का प्लान तो नहीं बना रही। दिन ढलते ढलते चांसू के पास बास्केट भर भर कर सेब जमा हो चुके हैं। वो कहता है कि घोडेस तो पहले ही सो चुकी है। लगता है आज वो सच में बहुत थक चुकी थी। वो उसे रूइंस के बीच आराम से लिटा देता है और कहता है कि हमडोल ने भी आज काफ़ी मेहनत की है। तभी अचानक उसके पेट से तेज गड़गड़ाहट की आवाज होती है। चांसू घबराकर कहता है कि कहीं घोडेस इसे जाग तो नहीं जाएगी। वो आगे कहता है कि सिर्फ एप्पल्स खाकर उसका पेट बिल्कुल नहीं भर रहा और ये काफ़ी नहीं है। तभी अचानक उसके सामने स्टेटस विंडो खुलती है और लिखाता है कि डिलीवरी इवेंट अब प्रोग्रेस में है। चांसू सोचता है कि जब से अर्थ से इतनी सारी चीज़ें यहाँ आई हैं, अब तो डिलीवरी जैसी चीज़ भी पॉसिबल हो गई है। लेकिन डिलीवरी के लिए तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। फिर वो हमडोल की तरफ देखता है और कहता है कि वो ज़रूर बहुत थक चुका होगा, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर वो हमडोल को गोडेस के पास सुला देता है और कहता है कि ब्लैंकेट में दोनों साथ सो सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, टेम्पल ऑफ सर्कुलेशन में। टेक्निकली ये बस एक डिस्पैच ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन फिलहाल चांसू इसे यही नाम देता है। वहाँ एक औरत गुस्से से ऑफिस में घुसती है और सीधे एक आदमी के रूम में पहुँच जाती है। उसका गुस्सा साफ झलक रहा है। आदमी पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, डिलीवरी करने की बजाय। औरत गुस्से से कहती है कि लगता है तुम मजाक कर रहे हो, मैं पहले से ही काम के बोझ तले दबी हुई हूँ और अब ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसका नाम सुजीन है और वो सर्कुलेशन की अपोस्टल है। वो बोलती है कि डिलीवरी में उसे 3 दिन और 2 रात का बिजनेस ट्रिप करना पड़ा और ऊपर से उसे 1 कॉइन तक नहीं मिला, क्योंकि ये फ्री शिपिंग इवेंट है। इतना सब सिर्फ एप्पल्स खरीदने के लिए। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सामने वाले कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है तो बार्टर करना पड़ेगा। वो पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है जो उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। उसका सीनियर कामली जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, असल में तो इसका उल्टा है। ये सब इसलिए है क्योंकि सुजीन बहुत पैशनेट है। काम अच्छा है, लेकिन अगर वो रोज़ ओवर टाइम करती रही तो उसका शरीर इसे ज़्यादा देर तक सह नहीं पाएगा। इसलिए इस बिजनेस ट्रिप को ब्रेक समझकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, वरना अगर वो यहाँ रहती तो जैसे ही एक टास्क ख़त्म होता वो खुद को दूसरे काम में झोंक देती। सुजीन मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता है
असल में कोई और नहीं है जिसे भेजा जा सके। सीनियर हंसकर मान लेता है कि उसे इतनी जल्दी सच्चाई पता चल जाएगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। फिर वो उसे अपने ऑफिस से धक्का देता है और हंसते हुए कहता है कि शायद उसे लकी इंसान मिल जाए और कोई सीक्रेट रेल मिल जाए। पर सुजीन चिल्लाकर पूछती है कि कौन सा सीक्रेट रेल, तुम्हारी बातों का क्या भरोसा। वो आगे कहती है कि बस अब उसे मर जाना चाहिए और निकल पड़ती है, लेकिन वह उसे हाथ हिलाकर वापस भेजता है, ट्रैवल सेफली बोलते हुए, और कहता है कि कौन जाने वापसी पर कुछ अच्छा भी मिल जाए तो क्या बुरा है। सुजीन आखिरकार साई करती है और निकलने की तैयारी करने लगती है। अपनी छोटी सी विंडो खोलकर ऑर्डर्स देखती है और चौंक जाती है कि फिर से इतने ऑर्डर्स क्यों आ गए। अगर उन्हें पता था कि उसे दूर भेजना पड़ेगा तो पहले से प्रिपेयर करते। अब ये टाइम वेस्ट हुआ तो वो गुस्सा हो जाएगी। उधर चांसू सचमुच कुछ कर भी नहीं रहा, बस एप्पल्स तोड़ रहा है और हमडोल के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। वो आसपास देखता है और हमडोल को कुछ एप्पल्स खाते हुए पाता है और उसी एप्पल के पीछे शायद हमडोल छिपा हुआ होगा। वो जल्दी से हमडोल को पकड़ लेता है और हमडोल चिल्लाकर डर जाता है। चांसू हंसते हुए कहता है कि पकड़ा गया और फिर फ्लैटली बोलता है कि उसने पहले ही कहा था कि ये एप्पल्स खाते नहीं है, ये ट्रेडिंग के लिए है। आज किसी से मिलने जाना है, वो ऐसे ही टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। पहली मुलाकात में खराब इंप्रेशन नहीं देना चाहता। जिस इन्फो में उसने डिलीवरी इवेंट के लिए साइन अप किया था वहाँ लिखा था कि यह दुनिया अपने नाम के हिसाब से ब्लॉक शेप्ड टेरिटोरीज में बटी हुई है, इसलिए इसे ब्लॉक टेरिटोरी कहा जाता है। अभी यहाँ एक ग्रैंड समन इवेंट चल रहा है और गोल है कॉन्क्वेस्ट। ज़मीन जितनी साधारण दिखती है उतनी ही किनारे पर एक शिमरिंग वॉल भी है और दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए मूवमेंट टिकट चाहिए जो रोज़ाना एक ही मिलती है। साथ ही चारों तरफ कुछ भी नहीं है, नज़दीकी विलेज भी पहुंचने में हफ्ता लग जाएगा और अगर वो सच में बुरे हाल में फंसता तो बस एप्पल्स खाकर जिया करता। डिलीवरी का टाइम सिर्फ 2 दिन देखना इसे और भी अजीब बनाता है। उसे पता नहीं वे लोग ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, उन्हें सेटअप मिल रहा है और घोडेस के लिए एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। इसलिए चांसू सोचता है कि अगर वो मम्मी जैसा नहीं बनना चाहता तो घोडेस की अफेक्शन बढ़ाते रहना होगा ताकि वो उसकी लाइफ फोर्स न खींच ले। फिर वो सिकल निकालकर सोचता है कि शायद यही वजह है कि मॉन्स्टर्स कल से खुद से आ रहे हैं, जैसे कोई डिलीवरी सर्विस हो। वे रातों रात हॉर्ड्स में दिखते हैं और वही जिनको वे इमॉर्टल मॉन्स्टर कहते थे सच में रिवाइव करते हैं, या सही शब्द रिवाइव ही है। चाहे जो भी हो, चांसू ठान लेता है कि वो इन सबको काट कर नष्ट करेगा और फिर से तैयार होकर लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। वो अपना सिकल उठाता है और मॉन्स्टर्स के ग्रुप को बड़ी आसानी से काटना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक अचानक हाथ उठाता है और चांसू तुरंत मुड़कर उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो कहता है, जैसा सोचा था इसकी मूवमेंट्स थोड़ी तेज हो गई हैं। क्या ये मॉन्स्टर्स भी मेरी तरह स्ट्रांग होते जा रहे हैं? लेकिन फिर खुद ही कंक्लूड करता है कि चाहे जैसे भी हों, अभी भी काफ़ी कमज़ोर हैं और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स फेड होने लगते हैं, ऊपर से सुजीन उन्हें देख रही होती है। उसके पैरों में वैसे ही छोटे हेर्मिस बूट्स जैसे टेरेरिया में होते हैं। वो हैरान होकर कहती है कि ये तो बिल्कुल पागलपन था। फिर जैसे ही वो चांसू और हमडोल को सेलिब्रेट करते देखती है, उसे गलत फहमी हो जाती है कि वो दोनों बहुत अविल लग रहे हैं। फिर इमॉर्टल ओनी के बारे में और डिटेल मिलती है, क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर से ज़्यादा पॉइंट्स देते थे। ये कभी हंटिंग का मेन टारगेट थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चाहे कितनी बार इसे मारा जाए, ये अगले दिन रिवाइव होकर और स्ट्रांग हो जाता था। ब्लॉक बदल दो तब भी ये पीछा नहीं छोड़ता था और इतना ज़्यादा परसिस्टेंट होता था कि आखिर में ये कर्स छोड़ देता, स्लोली टारगेट को कमज़ोर कर देता जब तक कि वो गिर न पड़े। इसी वजह से सब इस मॉन्स्टर से बचते थे, सिवाय चांसू के जो इसे मज़े से काट रहा था। इसलिए सुजीन सोचती है ये रिटेलिएशन से बिल्कुल नहीं डरता और इस पर मैंने प्यूरिफिकेशन का कोई साइन भी नहीं देखा। एक ही एक्सप्लेनेशन है, ये ज़रूर सोर्ड मास्टर होगा। लेकिन अगर ये सोर्ड मास्टर है तो फिर ये एप्पल्स क्यों तोड़ रहा है? फिर अपने आप से कहती है कि इसे प्रोवोक करना बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरी तरफ चांसू स्टेटस विंडो घूर रहा है और कहता है कि आज उसने जितने पॉइंट्स पाए हैं वो सोच भी नहीं सकता था कि वो 10% बढ़ गया है और हर बार करीब 5% से बढ़ रहा है। अगर एक ब्लेसिंग एप्पल को 1000 पॉइंट्स चाहिए तो रोज़ 100 तक पहुंच पाना कोई बड़ी बात नहीं। पहले उसे समझ नहीं आया था कि इस जगह पर श्राइन क्यों है, लेकिन अब लगता है कि ये बस जैकपॉट ब्लॉक है।
तभी सुजिन उसके पीछे लैंड करती है और फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है कि वो ट्रेडिंग कंपनी से है और वही उसकी डिलीवरी लाई है। चांसू हैरान होता है कि उसने पहली ही कोशिश में उसे ढूंढ लिया, जिस पर सुजिन कैजुअली कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था और चूंकि कोई इमॉर्टल ओनी को खिलौने की तरह हैंडल कर रहा है, वो अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसकी नज़र हमडोल पर पड़ती है और वो उसे देखकर चिल्ला पड़ती है, ओह माय गॉड, छोटा डम्पलिंग कितना क्यूट है। उसकी आंखों में बस उसे बार बार छूने की इच्छा होती है। चांसू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। सुजिन तुरंत कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। चांसू थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वो कहता है कि ठीक है, अब चलें। लेकिन सुजिन तो बस हमडोल के मोटे मोटे गाल पिंच करने के लिए तड़प रही होती है। फिर दोनों एप्पल ट्री तक पहुंचते हैं और सुजिन अभी भी बस हमडोल को कडल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एप्पल्स पर जाती है। वो कहती है कि इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चांसू गर्व से कहता है कि ये उसने अच्छे से ग्रो किए हैं। सुजीन ऊपर देखती है और हैरान होकर पूछती है कि ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। चांसू कैजुअली पूछता है कि क्या वो टेस्ट करना चाहेंगी। सुजीन थोड़ा डाउट करती है और कहती है, सच में मुझे लेने देंगे? चांसू एक बड़ा एप्पल उसकी तरफ फेंक देता है। वो एप्पल को देखकर कहती है कि ये सिर्फ ट्री ही नहीं, फल भी बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर मन में कहती है कि अक्सर जब फ्रूट्स इतने बड़े होते हैं तो टेस्ट खराब हो जाता है। बस दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन डिसअपॉइंटिंग निकलते हैं। वो पहला बाइट लेती है और तुरंत फूड वॉर्स वाली एग्जैजरेटेड रिएक्शन आ जाती है। आंखें चमकने लगती हैं और वो कहती है कि ये सिर्फ मीठा ही नहीं है, इसका फ्लेवर परफेक्टली बैलेंस्ड है। सिर्फ टेस्ट से ही ये 1 मिलियन गोल्ड तक बिक सकता है। वो शॉक्ड होकर पूछती है कि सच में हर एप्पल सिर्फ 2000 का है? चांसू नॉर्मल तरीके से कहता है, हाँ। तब सुजिन डिसबिलीफ में सिर हिलाती है और कहती है कि जितना भी सोचो ये प्राइस अब्सर्ड है। जबकि चांसू सोचने लगता है कि कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं कर दिया और कैजुअली पूछता है कि उन्हें कितने चाहिए। सुजीन हाथ उठाकर कहती है 200 और चांसू कहता है कि 200 भी बहुत कम है। तब सुजीन उसे समझाती है कि कम से कम 20,000 में तो बेचना ही चाहिए। अब चांसू बौखला जाता है और सुजीन कामली ऐड करती है कि अगर डिपार्टमेंट स्टोर में सप्लाई करें तो शायद 30,000 तक मिल सकते हैं। इस पर चांसू डिसबिलीफ में पूछता है कि सच में सिर्फ इन एप्पल्स के लिए इतना मिल सकता है। सुजीन कहती है कि वो चाहती तो सच छिपा सकती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म कस्टमर को धोखा देना सही नहीं है। वो अब भी यही मान रही होती है कि चांसू कोई सोर्ड मास्टर है, इसलिए केयरफुली कहती है कि ये सिर्फ एप्पल्स नहीं है। उसने पूरी दुनिया में कभी ऐसा फ्रूट टेस्ट नहीं किया। ये किसी भी रीजनल स्पेशलिटी से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। इसलिए वो फिलहाल 20,000 पर एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करती है और कहती है कि बाकी बैलेंस एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेटल होगा। चांसू पेन लेकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, फिर मुस्कुराकर अग्री कर जाता है, लेकिन कहता है कि वो एक चीज़ एडजस्ट करना चाहता है। सुजिन नोटिस करती है कि उसकी शेयर प्रतिशत बढ़ गई है और कहती है कि शायद उसने गलती से लिखा। लेकिन चांसू कामली कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहता है और सुजीन ही पहली थी जिसने ईमानदारी से उसे एप्पल्स की असली वैल्यू बताई। इससे सुजीन थोड़ी शर्मा जाती है, सोचती है कि शायद वो इतना बुरा इंसान नहीं जितना उसने पहले अस्यूम किया था। फिर वो क्वाइटली साई करती है और समझ जाती है कि उसने उसे गलत जज किया। फिर फॉर्मली थैंक्स कहती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया। इसके बाद सुजिन उसे उसके ऑर्डर किए हुए आइटम्स देती है, सीड्स, फूड सप्लाईज, कुकिंग टूल्स, सब कुछ, और साथ ही एक फेमिलियर एग भी देती है। वो बताती है कि ये उनके कंपनी की तरफ से एक कमेमोरेटिव गिफ्ट है जो फार्मिंग में हेल्पफुल होगा, लेकिन हंसकर कहती है कि वैसे वो पहले से ही एक रेस कर रहा है तो शायद इसे ज़रूरत न पड़े। चांसू क्यूरियोसिटी से पूछता है कि वो फेमिलियर रेस करने वाली बात का क्या मतलब है। सुजीन हंसकर कहती है कि उसके कंधे पर बैठा छोटा सा क्रीचर शायद कोई फेमिलियर ही है, क्योंकि वो मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत फ्रेंडली लग रहा था। शायद उसने गलत समझ लिया। चांसू मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, बस तुम समझाओ। वो आगे बताती है कि फेमिलियर एग पर जितने ज़्यादा ब्लेसिंग पॉइंट्स डालोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फेमिलियर हैच होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कर दिया तो एग क्रैक हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। जब एग ट्रेम्बल करने लगे तो वहीं रुक जाना चाहिए। चांसू सोचता है कि उसे खुद ट्राई करना पड़ेगा ताकि सही फील मिल सके। फिर वो पूछती है एप्पल्स की एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट और स्केड्यूल के बारे में। चांसू कामली कहता है कि क्योंकि वो बाकी क्रॉप्स भी ग्रो करेगा तो लगभग 50 एप्पल्स डेली मिलेंगे। इसके बाद दोनों लॉजिस्टिक्स, विजिट डेट्स और बाकी सारे डिटेल्स क्लियर कर लेते हैं ताकि डील स्मूथ चले।
चांसू दिल से गोडेस का धन्यवाद करता है कि वो अब तक छुपी रही, और चांसू भी अग्री करता है कि हंट से पहले उसे छिपाना बिल्कुल सही डिसीजन था। वो सोचकर हंस देता है कि सिंपल एप्पल बेचने से उसकी लाइफ इतनी खुश हो सकती है, और ये सब गोडेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। नज़र घुमाता है तो देखता है गोडेस एक फैमिलियर को प्यार से हग कर रही है। चांसू सोचता है कि फैमिलियर्स एग को ब्लेस करने के लिए उसे और ज़्यादा पॉइंट्स गैदर करने होंगे, और ये भी डिसाइड करता है कि रेगुलर कस्टमर्स बढ़ाए, क्योंकि अभी इमॉर्टल ओनी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है जो थोड़ा इनबैलेंस है। लेकिन उसे लगता है कि फ़िलहाल सब कुछ स्मूथली चल रहा है। उसे कुछ ब्रीथिंग रूम भी मिल गया है। हाँ, चैलेंजेस आगे ज़रूर आने वाले हैं, लेकिन अब वो डरता नहीं बल्कि एक्साइटेड है। सीन कट होता है सुजीन और उसके सीनियर की तरफ। सीनियर पूछता है कि वो आदमी अपोस्टल है या बिलीवर, शायद कोई एल्केमी यूज़र भी हो सकता है। सुजीन कैजुअली कहती है कि वो कोरियन है और शायद वॉर या वायलेंस से रिलेटेड हो, या फिर अनएफिलिएटेड भी। सीनियर कहता है कि अपोस्टल्स वैसे भी कोरियन होते हैं तो अजीब नहीं, लेकिन कम्बैट ओरिएंटेड आदमी का फार्मिंग करना अजीब लगता है। सुजीन याद करती है कि उसने रस्टी सिकल से इमॉर्टल ओनी को कट किया, सिर्फ सिर टारगेट करके, और वो भी 100 से ज़्यादा। इसे सीनियर अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो सोर्ड मास्टर बनने के लिए हैंडीकैप ट्रेनिंग कर रहा है जैसे लोहन ने किया था, और बेहतर होगा कि उसे गार्ड्स असाइन करने की बजाय हिडन रखा जाए। सुजीन अग्री कर जाती है। फिर सीनियर कहता है कि एप्पल्स डिपार्टमेंट स्टोर्स में बेचने चाहिए क्योंकि वो ज़बरदस्त हिट होंगे। सुजीन उसे रोक देती है जब वो एक और बाइट लेने लगता है। वो चौंक कर पूछता है कि ये क्या कर रही हो, हाथ हटाओ। लेकिन वो कहती है कि उसने सारे एप्पल्स ऑलरेडी खा लिए जो वो ऑफिस में लेकर आई थी। वो रिमाइंड करता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो वो चीकली जवाब देती है कि एप्पल्स तो मैंने ही लाई थी। इसी बीच चांसू उस रात वो एग को देखता है और सोचता है कि इसमें से कैसा फेमिलियर निकलेगा। दिल से चाहता है कि या तो बहुत क्यूट हो या फिर बहुत केपेबल, और अगर दोनों क्वालिटीज़ मिल जाए तो बेस्ट होगा। तभी एक एग हल्के हल्के क्रैक होना शुरू करता है तो सब उसे खुशी से देखने लगते हैं, इस उम्मीद में कि इसे कुछ अच्छा निकले।